हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में। आज हम आप सभी स्टूडेंट के लिए मैट्रिक के क्लास 10 हिंदी चैप्टर नंबर 3 मैक्स मूलर। आज हम लोग जो इसका पूरा मैक्स मूलर का पूरा हम लोग बुक रीडिंग करने वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा, भारत से हम क्या सीखे कि लेखक मैक्स मूलर जी का हम लोग सबसे पहले उनका लेखक परिचय के बारे में समझते हैं और बुक को लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे। तो आप लोग बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। चलिए हम रीडिंग करते हैं, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। मैक्स मूलर जी के बारे में हम जानते हैं। विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। विश्व विख्यात फ्रेडरिक मैक्स मूलर जी का जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए, उनके पिता विल्हेल्म मूलर नहीं रहे। जब मैक्स मूलर जी का 4 वर्ष के थे तो उनका पिताजी का नाम विल्हेल्म मूलर नहीं रहे। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। पिता के निधन होने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। उनके पिताजी के जाने के बाद भी मैक्स मूलर जी का शिक्षा दीक्षा में कोई रुकावट नहीं आया। बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। वह बचपन से ही संगीत और लैटिन भाषा में वह निपुण हो गए थे, वो ये सब जानते थे। तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे। वो बचपन से ही लैटिन भाषा जानते थे, वो बारीकी से जानते थे। उसमें वो क्या करने लगे कि उसी में कविताएं लिखने लगे। 18 वर्ष की उम्र में लीप्जिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन आरंभ किया था। वो 18 वर्ष के थे तब भी लीप्जिंग विश्वविद्यालय में वो अध्ययन को, अपनी पढ़ाई को जारी रखे थे। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। जो हितोपदेश है उसको जर्मन भाषा में अनुवाद उसने करवाया था। जो हितोपदेश है उसको जर्मन भाषा में अनुवाद करवाए थे मैक्स मूलर जी। उन्होंने कठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन पदानुवाद भी किया। जो वो कठ और केन है उसको भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया और उसके बाद मेघदूत का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे। मैक्स मूलर उन थोड़े से पश्चात विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। मैक्स मूलर जी उनमें गिने जाते हैं, जानकारी उनमें उनको नाम लिया जाता है जिनमें तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना जाता है। उन विद्वानों में से एक थे मैक्स मूलर जी। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। स्वामी विवेकानंद जी ने इन सभी विद्वानों में से एक हैं। उनमें से उन्होंने एक स्वामी विवेकानंद जी ने मैक्स मूलर का नाम वेदांतों का भी वेदांत कहा था। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। मैक्स मूलर जी का भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर थे, मतलब वो भारत के प्रति बहुत ही लोकप्रिय निभाते थे। उन्होंने भारतवासियों को पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। भारतवासियों के लिए जो पूर्वज थे उनको लिए चिंतन राशि को वो लोग भारत के प्रति अपना प्रकट किए थे। उनके प्रकांड पंडितेय से प्रभावित होकर सामग्री विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें अपने असरबोन प्रासाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना
आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। मैक्स मुलर जी की ये सब उनके चिंतन, उनकी कार्य को देखकर वो सार्वभौम प्रसाद ने ऋग्वेद तथा संस्कृत पर यूरोपियन भाषा में विख्यात करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था 1868 ईस्वी में। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की। जो भाषण देने के लिए विक्टोरिया ने आमंत्रित किया था 1868 ईस्वी में, उसमें संस्कृत और ऋग्वेद पर भाषण देना था यूरोपियन भाषाओं में। उनने इतना बढ़िया से उस भाषण को प्रभावित तौर पर भाषण दिया कि उन्हें नाइट की उपाधि विक्टोरिया से मिल गया, किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी और उन्होंने उससे अस्वीकार कर दिया। उन्हें नाइट की उपाधि तुच्छ लगा और उसने वहीं पर अपना उपाधि लौटा दिया। वो बोला कि मुझे जो नाइट की उपाधि है उसे मुझे नहीं चाहिए। भारत भक्त संस्कृतानुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया। उनका मैक्स मुलर जी भारत के प्रति, संस्कृत के प्रति, वेदों के प्रति आस्था रखने वाले मैक्स मुलर जी का मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो गया। प्रस्तुत आलेख वस्तुत भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेजी अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषण की श्रृंखला की एक कड़ी है। जो भारत से हम क्या सीखे, ये कड़ी सिविल सेवा के से चयनित युवा अंग्रेजी अधिकारी के आगमन अवसर पर संबोधित ये भाषण की एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती और ग्रहण करती है। जो भाषण में मैक्स मुलर जी ने बताया है भारत से हम क्या सीखे, यही बात बताए हैं कि विश्व की सभ्यता से बहुत कुछ सीखती है और ग्रहण करने की आवश्यकता है अन्य देशों को। उनके लिए भी यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ जान सकते हैं। वे लोग जो विलक्षण है, जिनको ये सब नहीं जानकारी है, ये भारत से सभ्य संस्कृति को सीख सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेशाभिमान के विलोपन के इस दौर में भाषण की विशेष सार्थक है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीनता, सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रमाणित ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकती है। जो नई पीढ़ी है वो क्या इन प्राचीन संस्कृत सभ्यता को, प्राकृतिक वैभव को वो कैसे जानकारी पा सकती है, तो भाषण के प्रति वे लोग, नई पीढ़ी के लोग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग लेखक परिचय हो गया। हम लोग भारत से हम क्या सीखे चैप्टर को हम लोग बुक रीडिंग करते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करिए। भारत से हम क्या सीखे हेडिंग से हम लोग करते हैं। सर्वविधा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। ये बात मैक्स मुलर जी बता रहे हैं कि आज के युग में सर्वविधा संपदा और प्राकृतिक से सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश भारत है। मैक्स मुलर जी का ये बात बता रहे हैं कि अगर
हमसे पूछा जाए अगर भूमंडल पर हमसे अवलोकन यानी हम अवलोकन मतलब हम देखें कि भूमंडल में सबसे प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो हमारे उत्तर होगा भारत। भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की घाटा निखर रही है। मैक्स मुलर जी बता रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर भूतल पर ही स्वर्ग की घाटा निखर रही है। यदि आप यह जानना चाहे कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन के योग हैं, तो मैं यह भी भारत का ही नाम लूँगा। ये बात बता रहे हैं कि अगर हमको हमारे मस्तिष्क के अनुसार और साक्षात्कार की समस्या अगर हमसे जानकारी लेना चाहते हैं और कांड की प्लेटो यानी प्लेट को दर्शाने के लिए निकांड को ढूंढने के लिए यूरोपियन लोगों के लिए भी अब चिंतन की बात है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर भूतल पर ही धरती पर ही स्वर्ग की घाटा निखरती है। मानव मस्तिष्क की सोचने की यह जरूरी है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर दार्शनिक और कांड जैसे प्लेट जैसे आविष्कार को यूरोपियन लोगों को चिंतन की आवश्यकता है। ये बात हमारे मैक्स मुलर जी बता रहे हैं। और यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियनों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरात्मक परिपूर्ण, अधिक स्वर्गीण, अधिक विश्वव्यापी, यूं कहे कि संपूर्णतः मानवीय बन जाए और यह जीवन ही क्या अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूँगा। ये बात बता रहे हैं कि अगर हम लोग यूनानी या रोमन और सेमेस्टिक जातियों यानी यहूदियों को हमें विचार करने और पढ़ने को अगर मिले तो हम पढ़ना है, तो हम लोग एक बार जीवन को समझने या स्वर्ग को समझने के लिए यानी मानव जीवन को समझने के लिए यानी शाश्वत जन्म को तक की समझने या सुधारने के लिए अगर हम लोग का पढ़ने का मौका मिले तो फिर से भी एक बार हम भारत का ही नाम लूँगा। जो लोग आजकल भारत में घूमकर आए उन लोगों को अधिकतर भारत कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों की याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वहीं हो सकते हैं। मैक्स मुलर जी बता रहे हैं कि आजकल जो भारत में घूमने गए हैं उन लोगों को अधिकतर भारत अगर पसंद आता है तो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास ऐसे शहरों की याद उन लोग को बहुत आती है, जबकि मेरे अधिकतर ध्यान कहाँ रहता है तो भारत के नागरिकों में ग्रामवासियों की ओर, ग्राम की ओर, गाँवों की ओर हमारा रुचि बढ़ता है और वहीं पर ही सच्चे भारत का दर्शन होता है। ये बात बता रहे हैं कि गाँव में ही सच्चे भारत की दर्शन होता है मैक्स मुलर जी। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। ये बात मैक्स मुलर जी बता रहे हैं कि 2-3 वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भी भारत ऐसे ही समस्याओं का भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना चाहने योग्य है, कामना करने योग्य है।
केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने की दृष्टि की आवश्यकता है, हमें भारत की पहचान सकने की ज़रूरत है। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। यदि आपको अभिरुचि है, पैठ है यानी उसका विकास यानी पोषण करना चाहते हैं तो आपको अभी भी अवसर है, भारत में आपको मिलेगा। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली है जिनके बारे में अपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये बात बता रहे हैं मैक्स मूलर जी कि अगर यदि आप बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली है जिनके बारे में आपको यह श्रेष्ठता विचार है, सोच विचार करने की शैली है, तो आपको भारत में जाना चाहिए और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपना निर्वासन समझने के लिए वहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ पर समझ सकते हैं। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रही है। ये उदाहरण दिए हैं कि आप अगर रुचि रखते हैं भू विज्ञान में तो आपको हिमालय से लेकर श्रीलंका तक का जो विशाल भू प्रदेश है आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप वहाँ पर जाइए और अपना रुचि की उजागर करिए। यदि आप वनस्पति जगत में विचार चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हॉकरस जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। यदि ये बात बता रहे हैं कि अगर आप वनस्पति विज्ञान में अपना विचार रखते हैं और वनस्पति विज्ञान में आप जागरूक हैं तो आपको भारत ही एक ऐसा फुलवारी है जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। वहाँ पर आपको जाना चाहिए और उसे आपको समझना चाहिए। यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री हैकल की ओर अवश्य होगा। ये बात बता रहे हैं कि अगर आपका रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपको ध्यान हैकल की ओर आवश्यक होगा। जो इन दिनों भारत के कमतारों की छानबीन के साथ ही भारत समुद्र तट से मोती भी बीन रहे हैं। ये बात बता रहे हैं कि आजकल भारत समुद्र के तट पर अपना मोती भी बीन रहे हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहरे सपने की साकारता है। बात बता रहे हैं कि भारत ही एक ऐसा है जो अपने सुनहरे जीवन को साकारता है, मतलब उसे अपना वो क्या करता है, अपने भारत में ही अपना जीवन को खुशहाली तौर पर अपना सपना को साकार कर सकते हैं। यदि आप निर्वंश विद्या में अभी रुचि रखते हैं तो भारत को एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। ये बात बता रहे हैं कि आप निर्वंश विद्या मतलब नेतृत्व शास्त्र यानी मानव शास्त्र में आप अध्ययन रखते हैं तो आपको जीता जागता संग्रहालय भारत की ओर ही लगेगा। यदि आप पुरातात्विक प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो तो आपको जनरल कर्निंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालय अथवा
बिहारों के ध्वंसावशेष की खोज निकालने की आपका फावड़ा आतुर हो उठेगा। ये बात बताएं कि अगर आप पुरातात्विक प्रेमी हैं, आप लोग अगर पुरातात्विक में अपना रुचि रखते हैं, तो आपको भारत ही एक ऐसी चमक है। वहाँ जैसे आप जाइएगा तो सम्राट का बौद्ध विश्वविद्यालय और वहाँ पर बिहार का ही सबसे मशहूर फावड़ा आपको आतुर करेगा, आपको खोदने के लिए, कुछ वहाँ पर जानने के लिए। यदि आपको मन में पुराने सिक्के के लिए लगाव है, तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, फ्रेंसीज, पार्थियन, यूनानी, मेवंडिया, शको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध है। ये बात बता रहे हैं कि आपको अगर सिक्कों में अगर रुचि रखते हैं, तो भारत भूमि में आपका बहुत सारे ऐसे शासक मिल जाएंगे, वहाँ पर आप सिक्कों को उपलब्ध कर सकते हैं। जब वारन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, तो बनारस के पास उसे 172 दारिश नामक सोने का सिक्के भाड़ा एक घड़ा मिला था। ये बात बता रहे हैं कि जब वहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, तो बनारस में उसे 172 दारिश नामक सोने का सिक्का भी घड़ा में भाड़ा मिला था। वारन हेस्टिंग्स ने अपना मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में सोने की सिक्कों एवं समझकर भिजवा दिया कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसका गणना उसके द्वारा प्रेरित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। वारन हेस्टिंग्स एक ऐसा गवर्नर जनरल था कि उसे 172 ग्राम दारिश नामक सोने के सिक्का मिला था। उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भिजवा दिया था कि उसे एक दुर्लभ वस्तु में गिनती की जाएगी, और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिक की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। उसने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के 172 दारिश नामक सोने की सिक्का भेज दिया था, क्योंकि उसे ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्वश्रेष्ठ मालिक दृष्टि से और व्यक्तिगत प्रमाणित के तौर पर देखा जाए। इसलिए अपने मान सम्मान के लिए उसने 172 ग्राम दारिश नामक सिक्के सोने को भेज दिया था वारेन हेस्टिंग्स ने। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही निर्वात थी कि कंपनी के निर्देशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही न पाया, और उन्होंने उन मुद्राओं को गलत गला डाला। ये बात उस ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक जो निर्देशक था, ये समझ नहीं पाया कि ऐतिहासिक महत्व को, और उन सिक्कों को वह गला डाला। वारन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। जब वो वारन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा भारत से, तो वो जो सोने का दारिश नामक सिक्के था, वो क्या हो गया था, गला डाला गया था, वह नष्ट हो चुका था। अब यह आप लोग पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी ना होने दें। मैक्स मुलर जी बता रहे हैं कि ये आप लोग पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्य घटनाएं भविष्य में कभी ना होने दें। जो सोने के सिक्का वारन हेस्टिंग्स के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में भेजा गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के थी जो निर्देशक था, उन सिक्कों को गला डाला था। ऐसी गलती आप लोगों को फिर से नहीं होना चाहिए। ये बात मैक्स मुलर जी बता रहे हैं, क्योंकि जो वारन हेस्टिंग्स था, उनको जाने पर वह सिक्का क्या हो गया था, तो नष्ट हो गया था। अगला पंक्ति है कि देवत्व विज्ञान में
देवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक देवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उसके फलस्वरूप संपूर्ण देवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। किंतु बावजूद इसके कि सच्चे देवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है। इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी निर्मित होने की ओर है और यह कार्य जितना सही ढंग से भारत में हो सकता है, अन्य कहीं नहीं। देवत विज्ञान मतलब देवी देवता की विज्ञान में बात बता रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स जी। देव विज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि बता रहे हैं कि देवत विज्ञान एक नया प्रकाश डाला जाए तो फलस्वरूप जो देव विज्ञान की नया स्वरूप प्राप्त हो गया, किंतु बावजूद इसके सच्चे देव विज्ञान की आधारशिला रखी जा चुकी है। इस विज्ञान के व्यापक स्वरूप अभी निर्मित होनी है। यह कार्य जितना सही ढंग से भारत में हो सकता है, अन्य कहीं नहीं हो सकता है। देवत विज्ञान के लिए नीति कथाओं के अध्ययन के क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। जो नीति कथाओं का अध्ययन है, वो भी भारत में नवजीवन का संचार हो चुका है, मतलब चालू हो चुका है। क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वार अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रहती है। एक्समुलर जी बता रहे हैं कि नीति कथाओं के अध्ययन के क्षेत्र में नवजीवन के संचार शुरू हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध प्रकार के साधन, मार्ग तथा अनेक नीति कथाओं पूर्व से पश्चिम की ओर आती जाती रहती है। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाता है। बात बता रहे हैं कि हमारे यहाँ तो अब तो जो कथा है, कहावत है, दंत कथाएं हैं, वो जो अब प्रमुख स्रोत बन चुका है, वो अब बौद्ध धर्म को माने जाने लगा है। किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी है जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। ये बात बता रहे हैं कि किंतु यहाँ भी समस्याएं हैं जो आपका प्रतीक्षा कर रही है समाधान के लिए, उसे हल निकालने के लिए। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गाधा की कहावत, शेर की खाल में गाधा की कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के कर्टिलस में मिलती है। तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी और इसी प्रकार हम न्यायालय या चूहे से संबंधित उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिस हफराइड ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखने की तत्काल उसकी ओर उत्कृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कथा से सर्वास में मिलती जुलती एक कहानी है, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहां इस ईसा पूर्व चौथी सदी में ही स्टार्टिस की कहानियां में स्थान कैसे पा गई। यह क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा। ये बात बता रहे हैं कि बहुत सारा कथा कहावत है जो हमें जानकारी नहीं है। बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं। ये बात बता रहे हैं कि हमें इस पर चर्चा करना चाहिए और इस पर खोज करना चाहिए कि पूर्वी सदी जो चौथी सदी थी उसमें में ये कहानी कहाँ से स्थान ले ली, और ये अभी इस पर बहुत सारा काम करना हम लोग का बाकी है। हमें इससे भी और अधिक प्रत्युग में
प्रवेश करना होगा। वहाँ भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंतकथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेगी। ये बात बता रहे हैं कि हमें अभी भी भारत के पश्चिम की अनेक कथाओं यानी आश्चर्यजनक हम लोग को अनुरूपताएं मिलेगी। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि दंतकथाओं पूर्व से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूर्व को गई, तथापि यह असंगति रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुका है। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हाथी दांत, बांदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं को ऑफिर से निर्वात की बात बाइबल में कही गई है, वे वस्तु भारत के लिए किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती है। बात बता रहे हैं कि मैक्स मुलर जी बता रहे हैं कि हमने जो आश्चर्यचकित दंत कथाओं में जो शब्द पाया है, यह भारत से या भारत से ही लाया जा सकता है। ये जो सोलोन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य जो आना जाना था, उस समय ये संस्कृत शब्द हैं। उससे जैसे उसने उदाहरण भी दिए थे, हाथी दांत, बंदर, मोर, चंदन आदि शब्द जो बाइबल में हैं, ये भारत से ही ली गई थी। ये बात बता रहे हैं। और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत तथा फारस की खड़ी और लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गई। ये बात बताने कि हमें मानना ये प्रतीत होता है कि भारत तथा फ्रांस की खाड़ी, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध जो था वो ठप हो गया था, यानी बंद हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा के रचनाकाल 10वीं-11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। ये बात बता रहे हैं कि 11वीं सदी में भी यूरोप और भारत का जो संबंध था, व्यापारिक संबंध था, वो बंद नहीं हुआ था। आप में से कईयों के भाषाओं का ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। ये बात बता रहे हैं कि आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं बल्कि भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहाँ केवल शब्द का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबंधित भाषा वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन महत्वपूर्ण अवसर पर प्राप्त हो सके? ये बात बता रहे हैं मैक्स मुलर जी कि आप में कई लोग भाषाओं का ही नहीं बल्कि भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किए होंगे। तो आपको क्या यह भारत से बढ़कर कोई अन्य देश है जहाँ केवल शब्दों का नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों का विकास और क्षय से संबंधित भाषा वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके? वहाँ आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, पुची, हूण, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों एवं विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा विज्ञान समस्याओं के अध्ययन का भी योग प्राप्त हो सके। जो भाषा है, इसे अन्य विजेताओं भाषणों से और रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन से ही सुयोग यानी प्राप्त हो सके।
यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी को ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सावधान भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोग सिद्ध हो सके। ये बात बता रहे हैं मैक्स मुलर जी कि आप अगर विधि शास्त्र का या कानून शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संहिता के एक ऐसे इतिहास को जांच करना चाहिए आपको जांच का अवसर भी मिलना चाहिए जो यूनान, रोम या जर्मनी का ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास के साथ भिन्न होते हुए भी उनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों और समयाचारिक सूत्रों को ही ले लें। यह धर्म सूत्र मानव धर्मशास्त्र जैसे प्रवर्ती विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध है। ये बात बता रहे कि उदाहरण के तौर पर हम लोग धर्म सूत्र यानी मानव धर्मशास्त्र को ले लेते हैं तो प्रवर्ती विधि ग्रंथ आधारभूत सामग्री हमें उपलब्ध कराते हैं। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनैतिक इकाइयों के निर्मित और विकास से संबंध प्राचीन युग कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन और सुयोग अनायास ही मिल जाए। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा की समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये बात मैक्स मुलर जी बता रहे हैं कि यदि आप लोग को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों का निर्माण यानी विकास से संबंधित युग यानी कानून के रूप में इधर उधर अनुसंधान हुए यानी आप लोग महत्व रखते हैं तो आप लोग को भारत के गांवों में यानी पंचायतों में आप लोग वहां पर जाकर अपना जो पंचायती समझाने या समझने का क्षेत्र है वहां पर आप लोग बड़ा क्षेत्र विद्यमान हो सकते हैं। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य छह माण रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण वैदिक धर्म की भूमि है। जो भारत की भूमि है वो ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की ही यह जन्मभूमि है। पारसियों के धर्म की यह शरण स्थल है। आज भी यह नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते हैं। जो भारत की भूमि है वो ब्राह्मण की भूमि है, वेदों की भूमि है, बौद्धों की भूमि है, पारसियों की भूमि है। ये बात मैक्स मुलर जी नए मंतार प्रकट करते हुए विकसित तौर पर बता रहे हैं कि जो भारत की भूमि है वो कैसी है, हम लोग भारत से क्या क्या सीख सकते हैं। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। आपको ऐसा सुअवसर भी मिलेगा जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज भी किसी भी ज्वलंत समय को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो
उच्च शिक्षा चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानून, मसला सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसी विश्व में अन्य कहीं नहीं मिलेगी। मैक्स मुलर जी बता रहे हैं कि आप भारत में आपकी सर्वत अत्यंत सुदूर भविष्य की चिंता है तो आपको भारत जाना चाहिए। वहाँ पर आप लोग को हर चीज़ मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, उच्च शिक्षा मिलेगा, कानून से संबंधित मिलेगा, हर चीज़ भारत में उपलब्ध है। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा अवगाहन कहीं नहीं मिल सकता। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात था। ये बात बता रहे हैं कि संस्कृत भाषा में आपको जानकारी गंभीर तौर पर भारत में मिलेगा। यह आपको मानव हृदय का गहनतम सहानुभूति सदास्यत जागने वाले पाठ भी प्रचुर परिमाण से पढ़ने को मिलेगा। ये बात भारत के बारे में बता रहे हैं कि संस्कृत के मानव हृदय का गहन भी और जो संस्कृत भाषा का गंभीर और चिंतन है उसे भी हम भारत में पढ़ने को मिलेगा। मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में यूं ही कहे कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरा नंबर पर नहीं रखा जा सकता है। ये बात बता रहे हैं कि दूसरा नंबर पर भारत तो एक नंबर पर है ही, इसके बाद दूसरा नंबर पर कई देश को नहीं रखा जा सकता है। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना लें, चाहे वह भाषा के क्षेत्र हो या धर्म या देवत यानी देवता का ही दर्शन, चाहे विश्व शास्त्र का कानून हो अथवा रीति रिवाज परंपराओं का प्राचीन कला या शिल्प का हो अथवा पुरातन विज्ञान का, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहे ना चाहे आपको भारत की शरण लेनी ही होगी, क्योंकि मानव इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपदेश प्रामाणिक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग और केवल भारत में ही संचित है। ये बात बता रहे हैं कि आप मानव मस्तिष्क के अध्ययन के लिए यूं ही निकल पड़े हैं तो आपको एक बार भारत में जाना चाहिए। वहाँ पर मानव मस्तिष्क के चाहे भी किसी भी क्षेत्र में आप अध्ययन लेना चाहते हैं या रीति रिवाज में आप लोग अध्ययन लेना चाहते हैं, कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, उच्चतर शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको एक बार मानव मस्तिष्क के विकास के लिए आप लोग को एक बार भारत जाना ही पड़ेगा। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्ययन का भी सम्यक अध्ययन व्याख्या विवेचन कर लें, आप पाएंगे कि हमारे स्कूल और कॉलेज से पढ़ाए जाने वाले इतिहास के सब अध्ययन मिलकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। ये बात बता रहे हैं कि आपका भारत का एक ऐसा इतिहास का अध्ययन पाएंगे कि आपको विवेचन यानी जो सोचने की शक्ति हो उससे आगे बढ़ पाएंगे। ये बात आप कॉलेज या स्कूल में भी पढ़ाए जाने वाले इतिहास के सबसे अध्ययन मिलेगा। एक क्षण के लिए आप बराबरी नहीं कर सकते हैं भारत का। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम है संस्कृत। ये बात बता रहे हैं मैक्स मुलर जी कि हम उस भाषा का बात करना चाहूँगा जिसका नाम है संस्कृत। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वातिशायी क्यों है।
मतलब महत्वपूर्ण संस्कृत भाषा क्यों है। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीस भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। जिस रूप में आज यह हम तक पहुंची है उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषा लोगों को सदियों से ज्ञात और निस्संदेह यह भी अनुभव किया जाता है कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ समय अवश्य है, किंतु समय यह भी थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता है कि किसी भी ग्रीक शब्द का निर्माण प्राकृतिक में लैटिन की कुंजी मान लिया जाता था और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्यमय खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। बात बता रहे हैं कि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा का पूरा तात्विक शब्द मिल जाते हैं और यहाँ पर लैटिन भाषा में रहस्यमय खोलने का ग्रीक सहारा लेना पड़ता है। ग्रीक जो भाषा है उसको सहारा लेना पड़ता है संस्कृत भाषा को, तो इसीलिए हम संस्कृत भाषा को सबसे नंबर 1 पर जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। उसके बाद जब आप अध्ययन की जाने लगे तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ेगा। संस्कृत भाषा में पारिवारिक जो भाषा है उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई, समानताओं के साथ साथ इतना अधिक अंतर भी इतना कैसे पड़ गया, यह रहस्यमय बना ही रहा और इसी कारण से अनेक अहेतुकवाद उठ खड़े हुए। तो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांत के स्वतः विपरीत है, किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा। ये बात बता रहे कि ज्यों ही संस्कृत भाषा आया तो लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा और इसी भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। जो भाषा था संस्कृत उसको सबसे बढ़िया से स्पष्ट होने लगा। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रज है, मतलब संस्कृत सभी भाषाओं का सबसे बड़ा है सब भाषाओं से। उससे हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषा में स्वतः भुला दी गई है। बात बता रहे हैं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिनमें हमें परिवार की अन्य भाषा में हमें जो अन्य भाषा था उनमें शब्द को भुलवा दिया गया था, मगर संस्कृत में ऐसा नहीं। यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन के इग्नस एक ही शब्द मिल जाते तो हम निर्भरता रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते कि एक दूसरे से अभिभक्त आर्यों के अग्नि का ज्ञान हो चुका। साथ ही लिथुआनियन, उग्निश और स्कॉटिश भाषा के इंग्ले शब्द यह दर्शाता है कि स्लाव या ट्यूटानिक भाषा भी इस शब्द से परिचित थी, भले ही वह कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द भी क्यों न गढ़ लिया गया। ये बहुत सारे भाषाओं को उदाहरण लेते हुए ये बात बता रहे हैं कि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसमें हम लोग अच्छे शब्द से पारिवारिक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी वस्तुओं के समान शब्द ही मर मिट जाते हैं और यह पाना सरल नहीं कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वह शब्द मुरझाकर स्वतः लुप्त हो जाते हैं। कल्पना की कि यह हम जानते हैं कि चाहे आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। वहाँ हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूस, ग्रीक में मूस,
लैटिन में मुस, पुरानी स्लोवीन्स में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मुस कहते हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपने नहीं अपितु भारत के तिथि क्रम के आधार पर ही कर सकते हैं। चूहा ज्ञात था और उसका मुस नाम भी रख दिया गया था ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इनकी पहचान कहीं कोई घपला न हो पाए। इस प्रकार पुराने पत्थरों तथा कांच के टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए पच्चीकारों की है। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए पच्चीकारी के लिए चित्र की भांति आर्यों के विभाजन से पूर्व की संस्कृत अवस्था का कुछ कमोबेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। इतना ही क्यों, भारत एवं यूनान, इटली और जर्मनी के बिखरे पड़े अवशेष के आधार पर आर्यों की जिन मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया, वह भी उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की उपलब्धि है। अब चाहे ही अंदाज लगाया जाए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुँचने के लिए हमें कितने पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम उस सम्मिलित स्थल पर पहुँच जाएंगे जहाँ से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियों एक दूसरे से पृथक हुई है। ये बात बता रहे हैं कि जो तीन भाषाएं हैं, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, इन तीनों भाषाओं को सामान्य मूल तौर पर हम लोग देखें, पीछे हटना होगा तो हम लोग एक बार देखें कि ये भाषाओं में सबसे बढ़िया जो हिंदू, ग्रीक, यूनानी शक्तिशाली जातियां हैं, एक दूसरे से कैसे पृथक हो चुकी है। ये लंबा सबसे कहानी है, जिसको हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं और आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। बहुत लंबा कहानी है, ये पाठ है। जहाँ हिंदू, ग्रीक, यूनानी तथा शक्तिशाली जातियों एक दूसरे से पृथक होते थे और यह भी किसी सुदूर अतीत में भी वह हमारी आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है। चिंतन परंपरा के प्रवाह के उतार चढ़ाव से घिस मंझकर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी है। हमें भाषा में प्राकृतिक और प्रत्यय के रूप से बनना है। कहाँ उपयुक्त शब्द कहाँ मिल जाएगा। उन भाषाओं में खड़ा होता है या ठहरता हूँ मैं तो जीता हूँ, उगता या उत्पन्न होता हूँ, मैं बदलता हूँ जैसे क्रियाएं भले ही मिल जाए, किंतु उसमें मैं हूँ या क्रिया तो केवल आर्य भाषा में ही उपलब्ध हो सकते हैं। ये बात मैक्स मुलर जी बता रहे हैं। मैं इससे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्य के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मक या परिचायक है। एक बात बता रहे हैं मैक्स मुलर जी की भाषा एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वाक्य है जो एक माँ का दूध पीने से भी बढ़कर एक एकात्मक परिचय है। में भाषा को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। जैसे कि एक माँ को दूध पीने से, एक बेटा को माँ को दूध की बराबरी, ये बात बताए हैं। और भारत की पुरात्मक भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन, एंग्लो सेक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसमें हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी
न पढ़ पाते हैं। और भारत यदि हम इस एक ही पाठ के लिए सिवा और कुछ भी न पढ़ा तो भी हम इससे ही इतना कुछ सीख जाते हैं जितना दूसरा कोई भी भाषा कभी ना सीखा पाती। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन न हमारे लिए बस इतना ही किया हो सो बात भी नहीं, इससे मानव जाति के बारे में हमारे इशारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना नहीं सीखे, अपितु इससे मानव जाति के संपूर्ण इतिहास की एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया जो पहले नहीं हो पाया था। मैक्स मुलर जी बता रहे हैं कि संस्कृत भाषा तथा अन्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारा यही सिखाया था कि मानव जाति के बारे में विचार व्यापक और उदार ही नहीं हो पाया था। लाखों करोड़ अजनबियों को एक परिवार के सदस्यों की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे, अपितु इस मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को वास्तविक रूप में प्रकट दिखाया जो पहले नहीं हो पाया था। संस्कृत के बात बता रहे हैं मैक्स मुलर जी। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जो भाषा विज्ञान के अब तक जो भी निष्कर्ष निकाले वो संस्कृत की सहायता के बिना कदापि संभव नहीं था। आज हमारे इतिहास का यह अध्ययन प्रत्ययन मानव को अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग्य बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपनी जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी, उसे कौन सा मार्ग अपनाना है और कहाँ पहुँचना है। ये भाषा विज्ञान जो संस्कृत की भाषा है उसमें पहले अगर संस्कृत के बिना यह संभव नहीं था कि हम लोग को कहाँ जाना है और कहाँ से आरंभ करना है। ये अब मार्ग को अपना पहचानने में जो संस्कृत की भाषा है मदद करती है। मैक्स मुलर जी बता रहे हैं हम सब पूर्व से आए हैं, बात बता रहे हैं कि हम सब पूर्व से आए हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है। मैक्स मुलर जी बता रहे हैं कि हम लोग सब पूर्व से आए हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ मूल्यवान चीज़ें हैं वह सब पूर्व से मिला है और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया, भले ही वह प्रायः विद्या विशारद न भी हो तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। ये बात बता रहे हैं मैक्स मुलर कि हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यंत मूल्यवान चीज़ें वो हम लोग को पूर्व से मिला है और पहचान भी हम लोग को प्रत्येक व्यक्ति की इतिहास का वास्तविक शिक्षा यानी लाभ जो है पूर्व से मिला है। भले हम लोग को पढ़े लिखे नहीं है फिर भी अनुभव ऐसा है कि हमें घर जाना है, पुराने घर। ये बात बता रहे हैं। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुँचेंगे तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूँ कि आपस में प्रत्येक को ठीक वैसे ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्री यात्रा को समाप्त कर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन किया था। सुनिए उन्हीं के शब्दों में, जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी, फिर
1783 के अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्य की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने है। फारस या ईरान हमारे बाईं ओर तथा अब अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों से चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक, ललित तथा उपयोग कलाओं की जननी, एक से एक बढ़कर शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य, सरकार, कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोगों के रंग, रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और सहस्त्रपूर्ण क्षेत्र अभी तक नहीं देखा ही रह गया है, और कितने बड़े व ठोस लाभ और अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। ये बात सर विलियम जोन्स ने जब समुद्री यात्रा करके तट से समुद्री यात्रा कर रहे थे, तो उसने जब उनकी ठंडी हवाएं जब उनके जहाज से टकराई, तो उसने देखा कि ये सर्वश्रेष्ठ रंगभूमि मध्य ओर, जब उसने अपनी हवाओं को देखते हुए उसने इधर आनंदमय ललित हो गया, उसका जो मन था वो इधर आने को हो गया। उसने दृश्य देखा और यहाँ के बारे में उसने सुना और धर्म के बारे में जाना और राज्य के बारे में जाना और यहाँ के रीति रिवाज और भाषाओं को उसने देखा। तो सर विलियम जोन्स का मन वहीं से ही भारत यात्रा करने का मन बन गया और वहीं से उसने अपना भारत की ओर चल पड़े। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। ये बात मैक्स मुलर जी बता रहे हैं कि जैसे कि सर विलियम जोन्स का मन में जो सपना था वो ये बहुत सारे लोगों की मन की बात है। जब अपने जहाज के ठेक पर अकड़े खड़े 37 वर्ष के सर विलियम जोन्स ने देखा कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है। जब सर विलियम जोन्स ने जब अपने जहाज पर खड़े होकर देखे तो सूर्य अपरांत में डूब रहा है, तो उनके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। तब उनके पीछे भारत की जो आशा थी जगमगा रही थी और ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मानी प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित लग रही थी। और वहाँ के ईरान तथा प्राचीन सम्राट जो मानी थी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नजर आ रहा था। अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रहे थे। जो अरब सागर की हवा थी मंद, तो उनको मतलब झुला रही थी झोंके देकर। ऐसे स्वप्नदर्शी ही यह समझ सके कि अपने सपनों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविक में परिणत कैसे किया जा सकता है। जब ये सब देखते हुए वो कल्पना कर रहे थे, तो उसने अपना सपना को साकार करने के लिए वहाँ से इनको प्रेरित मिला।
और जो बात यह स्थित आज से 100 वर्ष पहले थी, आज भी वैसी है। यूं कहे कि आज भी वैसी हो ही सकती। यदि आप लोग चाहे तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं। ये बात सर विलियम जोन्स जी बता रहे हैं कि जो 100 वर्ष पहले भारत था आज भी वैसे ही है। यूं कहे कि आज भी भारत में वैसे ही दिखेगा। यदि आप लोग चाहते हैं तो भारत में एक बार वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। ये बात सर विलियम जोन्स जी बता रहे हैं। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी अनेक विजय प्राप्त की है, तथापि किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदान में अब उसके लिए विजय करने को कुछ भी शेष नहीं रहा। ये बात बता रहे हैं सर विलियम जोन्स जी कि जो बड़ी अनेक विजय प्राप्त की थी सर विलियम जोन्स ने, तो उनके एक नए सिकंदर को ये सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदान में अब उसके लिए विजय करने का कुछ भी शेष नहीं बचा है। ये बात सर मैक्स मुलर जी बता रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये अब क्वेश्चन है तो हम अगले क्लास में आप लोगों को ये क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।